हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग शिक्षण अभियोग्यता के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है, बीएड एंट्रांस एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे। ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो इसके 40 क्वेश्चंस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, और आंसर पता है तो आप कमेंट करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि बालक की कमजोरी के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बच्चा अगर कमज़ोर है किसी भी फील्ड में तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा निदानात्मक प्रशिक्षण वहाँ पर करेंगे, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, ताकि बच्चे जिस भी क्षेत्र में कमज़ोर है उसको हम पता लगा सकें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि के दो खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इंटेलिजेंस, बुद्धि मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस हो जाएगा। तो दो खंड सिद्धांत जो थ्योरी है इसके प्रतिपादक कौन है, तो ये स्पीयरमैन है। तो ये याद आपको कैसे रहेगा, तो बार बार रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा आफ्टर द क्लास। सृजनात्मकता का एक तत्व समस्या की करता है, क्या करता है, तो ये पुनर्व्याख्या करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन मैं ओरली आपको बता रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनो। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो C.W. बियर्स जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है, ब्रेल एक स्क्रिप्ट है, किसके लिए ये उपयोगी है, तो अंधे बालकों के लिए, जो सुन नहीं पाएंगे उसके लिए हम अलग यूज़ करेंगे। तो ये ऑप्शन डी होगा, नहीं तो उपरोक्त सभी नहीं होगा। अंधे बालक के लिए हम ब्रेल स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। ये होता कैसे है, तो इस तरह से, यानी कि गोल गोल डॉट टाइप से रहेगा और ये उभरा हुआ रहता है, जिससे जो बच्चे देख नहीं पाते हैं वो उसे छू करके बता सकते हैं कि ये क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एजुकेशन जो है इसका रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्टिव क्या है, जीविका, अधिकार, ज्ञान या फिर विकास करना। तो एजुकेशन का रियल ऑब्जेक्टिव या फिर मेन ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे जीविका। आप एजुकेशन दे रहे हों या फिर आप ले रहे हैं, आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आप अगर एजुकेशन किसी को दे रहे हैं तो उसे इतना एजुकेट करो कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इट मीन्स कि वो खुद से कमा करके अपना जीवन जी सके, अच्छे से खुद से कमा करके वो खा सके, इतना आप उसको शिक्षित करेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है। इसके जगह पर अगर नैतिक चरित्र का निर्माण करना रहता तो वो भी राइट आंसर हो जाता। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन आवश्यक है, अनावश्यक है, सामान्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। एक टीचर है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है, ये आवश्यक है या नहीं है, तो ये बिल्कुल आवश्यक है। शिक्षा कोई भी टीचर हो, या आप टीचर हो या फिर XYZ कोई भी टीचर हो, उसे एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ाएंगे बच्चों को, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हो या फिर 8, 9, 10 वाले बच्चे हों, या फिर अदर भी मतलब ग्रेजुएशन वाले हों या फिर कोई भी, लेकिन ये छोटे बच्चों में ज़्यादा लागू होता है कि आप एक टीचर हैं तो बच्चा अगर परेशान है, आप शिक्षा मनोविज्ञान पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि बच्चा क्यों परेशान है, और वो जो कारण है किस लिए परेशान है वो भी आप यहाँ पर जान सकेंगे अगर आपके पास शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तभी। इसीलिए एक टीचर को आवश्यक है वो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करे। ओके, आप भी जब टीचर बनेंगे तो आपको भी इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए अपनाएंगे। देखो, अभिप्रेरणा क्या होता है, इसका मतलब मोटिवेशन होता है। क्या होता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन बोलने से तुरंत आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभिप्रेरणा बोले तो थोड़ा सा आपको क्या है टाइप का लगा होगा। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुरस्कार एवं दंड, नवाचार, प्रतिस्पर्धता शिक्षण या फिर उपरोक्त सभी। सबसे पहले तो अभिप्रेरणा को समझेंगे। ये क्या है, किसी भी चीज़ को हमें गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें ये क्या करता है, पुश करता है ना, उस और
आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, ये प्रेरित करता है हमें। तो ये दो तरह का होता है, एक तो इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल होता है और एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य होता है। हम जैसे कि दूसरों को देखते हैं और क्लासरूम में कोई टीचर हो गए, वो हमें मोटिवेट कर दिए, तो ये बाह्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि मोटिवेट यानी कि अभी प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम क्या उपयोग करेंगे, पुरस्कार एवं दंड। देखो पुरस्कार, आप किसी एक बच्चा को देख रहे हैं तो दूसरा बच्चा अगर इसको सीन देख रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, मोटिवेट होगा कि हाँ हम भी इतना मेहनत करेंगे तो हमको भी पुरस्कार मिलेगा। ये भी हो सकता है ना। और ये भी होता है कोई बच्चा नहीं सीख रहा है, उसको दंड मिल रहा है, तो दूसरा जो बच्चा है देख रहा है, वो ये सोच करके वहाँ पर उस चीज़ को मतलब मोटिवेट होगा कि यहाँ पर अगर हम इस टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो मुझे भी दंड मिल सकता है। इसलिए बच्चा जो है उस जो भी टास्क उसको मिला होता है उसको करने में वो क्या उतनी मेहनत कर लेता है। तो ये भी हो सकता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल है। विद्यार्थी के प्रति अध्यापक का कार्य क्या शामिल है, गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना, बालक को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु मदद करना, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगर यहाँ पर उपरोक्त दोनों नहीं होता तो यही ऑप्शन रहता, ठीक है। तो ऑप्शन बी को हम ज़्यादा प्रेफर करते, क्योंकि बालक को मार्गदर्शन देना और उनकी उन्नति व मूल्यांकन हेतु उनकी मदद करना टीचर का क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य है यहाँ पर। नेक्स्ट है कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यानी कि अनुशासन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन हम कैसे रख सकते हैं इफेक्टिव वे में, तो किस तरह से हम अनुशासन को प्रभावशाली यहाँ पर बना सकते हैं। अनुशासनहीनता के कारणों को जान करके शिक्षक अधिगम कार्य को अधिक रुचिकर बना करके विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली हम बना सकते हैं कैसे, तो शिक्षण अधिगम यहाँ पर होता, टीचिंग लर्निंग जो हमारा यहाँ पर प्रोसेस है उसको क्या करके अधिक इंटरेस्टिंग बना करके, इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो ऑब्वियस है बच्चे डिसिप्लिन में आएंगे, और उसमें अगर रुचि लेंगे तो वो डिसिप्लिन में रहेंगे, और रुचि से मतलब इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को, उस काम को वो बच्चे करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए। एक टीचर है, उसको क्लासरूम में क्या काम करना चाहिए। मान लो कि वो टीचर आप ही हैं, आप क्लासरूम में जाएंगे तो आप वहाँ पर क्या काम करेंगे, एक निर्देशक की तरह, अध्यक्ष की तरह, एक नेतृत्वकर्ता व मार्गदर्शक की तरह, या फिर उपरोक्त सभी। 41 का आंसर क्या होगा, पता है तो कमेंट करो, और नहीं पता है तो आंसर मैं आपको बताऊंगी ही। देखो ऐसे आपको फंसाने के लिए मतलब सब सही है जैसा आपको लगेगा, लेकिन जो यहाँ पर सुइटेबल आंसर होगा, सटीक आंसर जो होगा उसको चूज़ करना है। तो कक्षा में एक अध्यापक को कैसा कार्य करना चाहिए, नेतृत्वकर्ता तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ मार्गदर्शक भी उसको होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। क्वालिटी एजुकेशन जो है उसका मापन किस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई एक स्कूल है, आप उसकी गुणवत्ता को कैसे जानेंगे, वहाँ पर आप क्या देख के बताएंगे कि वो जो स्कूल है वहाँ का जो एजुकेशन क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, उपलब्ध मानव संसाधन द्वारा, विद्यार्थियों के निष्पादित द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके। एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण क्या है। यानी कि एक जो टीचर है वो स्टार्टिंग में वो असफल यानी कि फेल हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। अध्यापक की ज्ञान में कमी, शाब्दिक योग्यता, अंतर्वैयक्तिक संबंध, या फिर विद्यार्थियों के साथ सख्ती। राइट आंसर यहाँ पर होगा 43 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अध्यापक के ज्ञान में कमी होगी तभी वो स्टार्टिंग में असफल होगा, और अगर वो उसको भरपूर ज्ञान होगा तो वो असफल नहीं हो पाएगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है। बालकों में किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि एडोलसेंस पीरियड कब से स्टार्ट होता है, तो ये 12 वर्ष की आयु में, तो ये 12 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है, और ये लगभग 18 से 19 वर्ष तक ये चलता रहता है।
जब मैं डेवलपमेंट का स्टेज बता रही थी तो डिटेल में वहाँ पर बताई हूँ, थ्योरी क्लास देख लेना। ओके, नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या क्या हो सकता है? योग्य शिक्षक हो सकते हैं, विशिष्ट विद्यालय हो सकता है, विशिष्ट पाठ्यक्रम हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं, बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में क्या होना चाहिए? जो हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? नैतिक विकास की क्षमता, यानी कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मूल प्रवृत्तियों का शोधन, अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण। अमूर्त मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ना, उसको महसूस करना, ठीक है, उसके भावों को किस तरह से समझे उसका निर्माण करना, और उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समायोजन या सामंजस्य का लक्षण इनमें से क्या नहीं है? समायोजन है क्या? कि आपको देश दुनिया के कोई भी वातावरण में भेज दे, आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को क्या करेंगे? एडाप्ट कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। और अगर आप उस वातावरण के अनुकूल अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो हो जाएगा क्या कहते हैं उसको? असमायोजन कहलाएगा। और आप किसी भी काम को करेंगे तो उसमें रुचि आप नहीं लेंगे। ओके, और वो सही ढंग से भी आप नहीं कर पाएंगे। तो समायोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोला है कि लक्षण कौन सा नहीं है, तो असंतुलन जो है इसका लक्षण नहीं है। बच्चा को वर्ग में केंद्रित करने के लिए, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में, उस ओर अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? शैक्षिक वातावरण बच्चों के अभिरुचि के अनुकूल हो। क्या जो हमारा एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अनुशासन कठोर व दंडात्मक ना हो। अगर देखो अनुशासन वहाँ पर कठोर होगा और दंडात्मक वाला वातावरण एनवायरनमेंट होगा तो बच्चा वहाँ आएगा ही नहीं क्लासरूम। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और देखो आप लोग ना नेगेटिव चीज़ों को छांटते हुए चलना, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता चलेगा कि कौन सा नेगेटिव वाला टर्म है आ रहा है और कौन सा पॉजिटिव है। तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना। आगे है, विद्यालय के बच्चों के लिए पोशाक की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रित करने के लिए हम ये सारी चीज़ें अपना सकते हैं। अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक समायोजन है, अभिप्रेरणा है, अनुभव है, या फिर ज्ञान है। देखो मोटिवेट आप रहेंगे ना किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो आप बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में सीख पाएंगे। तो ये मोटिवेट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण पद है। जो टीचिंग है इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? पढ़ाई जाने वाली सामग्री का समायोजन, पहले ही योजना बना लेना, या फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जान लेना। शिक्षण का पहला महत्वपूर्ण पद क्या है? कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जान लेना। कोई भी क्लासरूम में आप जा रहे हैं, आप एक टीचर हैं, तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि जो उस क्लासरूम में बच्चे हैं वो पहले से कितना जानते हैं। पहले मतलब उनका प्रीवियस नॉलेज को आप जानेंगे तभी तो आगे बहुत ही अच्छे से आप पढ़ा सकेंगे ना। जब प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे ही नहीं, अपने मन से आप कुछ भी मतलब पढ़ा दे रहे हैं, तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेंगे, वो अपना काम में फिर बिजी रहेंगे। आप पढ़ाते रहो, बच्चा वहाँ पर ड्राइंग कर रहा है, लव लेटर लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी टीचर हो वो क्लासरूम में जब जाता है तो सबसे पहले बच्चों की स्थिति को जानना ज़रूरी है और जानना भी चाहिए, ताकि आप आगे उससे कनेक्ट करके पढ़ा सकें, ठीक है, और इंटरेस्टिंग वे में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे? देखो कभी भी आप सॉल्व करो टीचिंग एप्टीट्यूड को ना, तो आप अपने आप को टीचर मानना कि आप टीचर हैं और आपके क्लासरूम में कोई मान लो 40 स्टूडेंट्स आपके क्लासरूम में, 40 में से 30 बच्चे जो हैं यहाँ पर क्या हैं? कमज़ोर हैं। तो आप क्या करेंगे? आप उन 10 बच्चों को लेकर के पढ़ाएंगे, या फिर 30 जो बच्चे हैं उनको देख के पढ़ाएंगे? तो आपका मेजॉरिटी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है क्लासरूम में, तो देखो जो तेज़ बच्चे हैं वो तो समझेंगे ही जो चीज़ आप पढ़ाएंगे, और आपका फोकस ये यहाँ पर होना चाहिए कि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप जो पढ़ा रहे हैं। कमज़ोर बच्चे समझेंगे तो तेज़ वाले बच्चे ऑब्वियस है कि वो समझ ही जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है
कि अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो आप क्या करेंगे? अपने शिक्षण को धीमा करने के समय बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे। तो हाँ, आप कुछ थोड़ा सा वहाँ से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। शारीरिक रूप से विकलांग विशिष्ट विद्यार्थी है तो विद्यालय में निम्नलिखित आवश्यक है। इसमें से क्या आवश्यक होना चाहिए? तो कक्षा शौचालय में उचित प्रवेश की सुविधा। देखो, ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, आप लोग पढ़ लेना। अगर मैं यहाँ पर रीड करने बैठ जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों के सामाजिक व्यवहारों में किसकी प्रधानता होती है? अनुकरण। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था मतलब समझ रहे हैं ना कि अर्ली चाइल्डहुड जो होता है उसमें बालकों में यानी कि बच्चों में सामाजिक व्यवहार सोशल बिहेवियर में किसकी प्रधानता यानी कि किसकी प्रायोरिटी होती है? अनुकरण की, प्रतिद्वंदिता की, यौन विरोध की और उपरोक्त सभी। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है व्यक्ति विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये यहाँ पर आंसर की में 2 प्रकार के होते हैं। एक बार गूगल में ज़रूर से सर्च करना कि व्यक्ति विभिन्नताएं होती क्या हैं और ये कितने प्रकार की हैं। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये निदानात्मक प्रशिक्षण का प्रयोग हम लोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा पहुँचाने वाला कारक है। न्यूनतम वेतन अगर मिलेगा तो टीचर सोचता रहेगा कि भाई मेरा सैलरी इतना कम है और मैं 10 से 4 कैसे या फिर 9 से 3 कैसे बैठा रहूँगा वहाँ पर। अत्यधिक कार्यभार रहने से भी जो है ये उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बर्डन लेके बैठा रहेगा कि इतना सारा मेरा काम है तो हम करें तो करें कैसे। निरंकुश प्रशासक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाले कारक इनमें से कौन कौन से हैं? अपूर्ण परिवाद, निर्धनता, अल्प गृह कार्य या फिर समान पाठ्यक्रम। तो क्या बोल रहा है कि मेंटल हेल्थ में उन्नति करने वाला कारक अल्प गृह कार्य आंसर की में दिया हुआ है। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा सा सर्च करके पढ़ेंगे कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है। वैसे तो 3 जो ऑप्शन दिए हैं दिया हुआ है, इसमें से सबसे अच्छा ये ऑप्शन सी ही है। बालापराध संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाल जोड़ धन अपराध होगा। इसका कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम, ये भी हो सकता है। दूषित वातावरण, खंडित परिवार, तो ये सारे ही जो हैं बच्चों के विकास और वृद्धि में क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का मुख्य नियम इनमें से कोई नहीं है। अगर आप थॉर्नडाइक को पढ़े होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है। थॉर्नडाइक जो है इन्होंने किस पर अपना क्या था, यानी कि प्रैक्टिस किया था, प्रैक्टिस नहीं बोलेंगे, प्रयोग जो किया था वो बिल्ली पर किया था। ठीक है, ये थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा बहुत डिटेल में। अब इसके ना इन्होंने कुछ नियम दिए हैं। तो नियम 2 प्रकार के इन्होंने दिए हैं, कुछ प्रमुख हैं और कुछ गौण यानी कि सेकेंडरी वाले हैं। तो मुख्य नियम 3 है और मुख्य नियम 3 कौन कौन से हैं? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 क्या है? मुख्य नियम है। और जो गौण यानी कि सेकेंडरी रूल जो भी है वो बहुप्रतिक्रिया का नियम है, मनोवृत्ति का नियम है, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण क्रिया और सहचार्य परिवर्तन। तो इसमें कौन सा है? आत्मीकरण का जो नियम है ये क्या है? उसका मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम है। ऑप्शन डी राइट आंसर। शिक्षार्थी को प्रेरित करने की विधि कौन सी है? प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव, दंड और उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। विद्यालय की गतिविधियां देश के अनुसार विकसित करनी चाहिए। जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं वे किसके अकॉर्डिंग हमें बनाने चाहिए? बालक की आवश्यकता, नीड ऑफ चाइल्ड, बालक की योग्यता, बालक की रुचि या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें जो भी एक्टिविटी है उसको तैयार करने के लिए इन तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए? उनके अनुसार विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। एक सफल अध्यापक की सर्वोत्तम पहचान है। अगर एक सफल अध्यापक है, सक्सेसफुल टीचर है, तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए? क्या है? सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, लोकप्रियता, विद्यार्थियों की निष्पत्ति। निष्पत्ति कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? भेदभाव को, कुछ भी भेदभाव नहीं करना विद्यार्थियों में, या फिर
क्या कह सकते हैं, एक सफल अध्यापक की सर्वोत्तम पहचान जो है विद्यार्थियों की निष्पत्ति, इसको इंग्लिश में देख लेना एक बार, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अपने विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिए जाने वाले गलत निर्णय में आप क्या करेंगे? अगर कोई टीचर है, ठीक है, वो अगर गलत निर्णय ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको क्रिटिसाइज, आलोचना करेंगे कि भाई तुम गलत कर रहा है, इसे सुधारो, ऐसे आप बोलेंगे, ठीक है। अध्यापक का मुख्य दायित्व क्या है? एक टीचर का मुख्य दायित्व क्या होना चाहिए? कक्षा में जितना संभव हो उतना बेहतर अध्यापन करना, मतलब कराना होगा यहाँ पर। जितना आपसे बन सके, जितना आप इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, उतना आपको बेहतर करना है क्लासरूम में, है ना। बच्चों को समझ में आना चाहिए जो भी चीज़ आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्या है मानसिक संघर्ष का महत्वपूर्ण कारण? राइट आंसर इसका हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट्स की डिज़ायर है उसको इफ़ेक्ट करने वाले यहाँ पर बाह्य एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? संवेग, भावुकता एवं जटिलताएं, छात्रों की अभिवृत्तियाँ, लक्ष्य एवं अभिप्राय, संस्कृति एवं प्रशिक्षण। राइट आंसर बाह्य कारक बोला, संवेग तो होगा नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। छात्रों की लापरवाही भी हो सकती है, शिक्षकों की अपरंगता भी और अभिभावकों की विचार मग्नता भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है? क्लासरूम में है, आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए? अस्पष्ट एवं पठनीय शब्दों में लिखना, अस्पष्ट और पढ़ने योग्य आप यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखेंगे। ऐसे डॉक्टर जैसे आपको वहाँ पर लिखना नहीं है, क्योंकि बच्चे रहेंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो उनको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। और आप जब भी टीचिंग कराते हैं तो वो बच्चों के स्तर को देखते हुए आपको पढ़ाना होगा। रेखा चित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, जब भी आप ड्राइंग वाला कोई भी मानचित्र वाला आप वहाँ पर कार्य कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, तो आपको क्या करना चाहिए? मल्टीपल कलर वाले जो चौक होते हैं उसका आप यूज़ कर सकते हैं। श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना क्या होता है कि हम लोग लिखते इधर जाते हैं, कुछ भी रेखा होगा खींचते हैं तो ऐसे जाते हैं, लेकिन हमें सीधी रेखा में खींचनी चाहिए। जब मैं भी लिखती हूँ ब्लैक बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो भी हो, तो ऐसे लिखते इधर मैं चली जाती हूँ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? राइट आंसर यूनेस्को होगा, और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ठीक है। 69 का राइट आंसर। और नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी जन्म हो जाएगा यहाँ पर। तो 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। आई होप कि आपकी रिवीजन यहाँ पर अच्छे से हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में बताना अगला प्रैक्टिस सेशन लाया जाए या फिर नहीं लाया जाए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा।